धातु। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त धातु के क्षय के लक्षण, रक्त धातु के वृद्धि के लक्षण और रक्त धातु की विकृति से उत्पन्न रोग। और कल के क्लास में हमने पढ़ा था रक्त धातु से उत्पन्न क्या क्या अंग है अपने शरीर में, इसके बारे में जाना था। हार्ट है, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, टंग है, टेस्टिकल है। इस प्रकार से 9 प्रमुख अंगों की उत्पत्ति आपके रक्त धातु से जो बतलाया है। लंग्स भी बतलाया गया है, प्रकार से उत्पन्न हुए हैं रक्त के झाग से, रक्त के मल से, रक्त के प्रसाद भाग से, सीधा रक्त से, इस प्रकार से बतलाएं। और फिर हम रक्त धातु की उत्पत्ति को समझ करके केवल उसके डेट ऑफ बर्थ से उसके जन्म प्रकृति, एक बात यहाँ पे बतानी है हमें कि जन्म प्रकृति क्या है। यहाँ पे हम केवल प्रकृति नहीं कहेंगे, जन्म प्रकृति, उसके जन्म की प्रकृति क्या है। और दूसरी होता है कि बाद में जब जा कर के मान लीजिए कि जन्म प्रकृति बाद की है, लेकिन बाद में जा कर के क्या है कि उसे जो है हाइपोथायराइड हो जाता है या कफ आवृत उदान वायु हो जाता है, यानी कि कफ की लक्षण मिलता है, तब हम समझेंगे कि उसकी जन्म प्रकृति बाद की है। लेकिन अभी की जो वर्तमान समस्या है, जो प्रकृति विकृति कहेंगे, उसकी तो प्रकृति बाद की है, लेकिन अभी कफ ने घेर रखा है, तब हमें इसकी कफ की चिकित्सा करते हैं। या फिर जन्म प्रकृति बाद कफ की है, लेकिन क्या है कि बात ने घेर रखा है। तो इस प्रकार से जो भी है तो हमने समझना है। और ये कल हमने देखा था कि जन्म प्रकृति कैसे निकाले, फिर उसकी हम चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। इससे हमें समझने में मदद मिल जाता है कि जन्म प्रकृति क्लियर हो जाने से। तो ये कल का टॉपिक था और आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त धातु के क्षय, क्योंकि अभी जो है अपना एक नया टॉपिक चल रहा है, धातु टॉपिक चल रहा है। रक्त धातु हम पढ़ रहे हैं और आगे मांस धातु पढ़ेंगे, मेद धातु, अस्थि मज्जा और शुक्र धातु, ओज धातु, सभी धातुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो धातु टॉपिक चल रहा है अभी अपना। तो इस संदर्भ में अभी जो है रक्त धातु के क्षय के लक्षण पढ़ेंगे कि विभिन्न संहिताओं में जो है रक्त धातु के क्षय का क्या लक्षण बतलाया गया है, क्या क्या रोग होते हैं जी रक्त धातु के क्षय होने। इससे पहले 2 लाइन आपको याद रखना है कि रक्त धातु का क्षय क्यों होता है। तो रक्तगत जो अग्नि है उसका तेज हो जाने से, उसे वो अग्नि जो है तेज हो जाने से रक्त धातु का क्षय हो जाता है, क्योंकि सब कुछ जल भुन के राख हो जाता है, खत्म हो जाता है। और रक्त धातु की वृद्धि क्यों हो जाता है, क्योंकि रक्तगत अग्नि मंद पड़ जाने से। ये 2 हमेशा याद रखना है, 2 लाइन कि अग्नि मंद हो जाएगी तो उस धातु की वृद्धि हो जाएगी, अग्नि तेज हो जाएगी उस धातु का नाश हो जाएगा। जैसे अग्नि ज़्यादा आ जाएगी तो क्या है कि नाश होना ही है कोई भी चीज़ का, जैसे इस संसार में होता है, इसी प्रकार से अपने शरीर में भी। तो रक्त धातु के क्षय का ये कारण है। तो अब जानते हैं लक्षण क्या होते हैं जी रक्त धातु के क्षय के लक्षण। चरक सूत्र स्थान में कोई भी साथी यहाँ से पढ़िए रक्त क्षय के लक्षण। रक्त क्षय के लक्षण। रक्त धातु के क्षीण होने पर त्वचा में खुरदरापन, फट जाना, मुरझा जाना तथा उसमें रूखापन, स्निग्धता का अभाव हो जाता है। वक्तव्य: वास्तव में जब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो उसकी शिराएं, ब्लड वेसल्स ढीली पड़ जाती हैं, उनमें रक्त भरा हुआ नहीं रहता, फलतः उक्त लक्षण दिखाई देते हैं। इस समय रोगी की इच्छा शीतल तथा अम्ल पदार्थों के सेवन के प्रति जागरूक हो जाती है। यह भी एक रक्त क्षय के लक्षण है। तो रक्त क्षय के लक्षण हम देख रहे हैं। तो चरक ऋषि ने क्या लिखा है जी, सबसे पहले रक्त धातु के क्षय होने का लक्षण, यानी कि रक्त धातु का क्षय क्यों हो रहा है, क्योंकि रक्तगत अग्नि तेज हो गया। अब अग्नि यानी कि तेज महाभूत बढ़ गया तो क्या होगा जी, तेज महाभूत बढ़ने से आप महाभूत नाश हो जाता है और चिकनाई खत्म हो गई। तब यहाँ पे क्या होगा, ड्राइनेस होगा। फिर क्या होगा, ड्राइनेस होगा, रफनेस होगा, फट जाएगा, मुरझा जाएगा तथा उसमें रूखापन यानी कि स्निग्धता का अभाव हो जाएगा। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये तभी होगा जब इससे पहले धातु खराब होगा, यानी कि रस धातु भी खराब होगा। ऐसा नहीं है कि केवल रक्त धातु खराब हो, इससे पहले की धातु खराब होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि केवल रक्त धातु खराब होगा। तो रक्त धातु यानी कि ये लक्षण प्रकट होगा, इसका मतलब है कि इसके पहले के धातु का भी विचार कर लेना है
क्या रस अच्छा है क्या? अगर रस अच्छा नहीं तो रक्त भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि रक्त का जब हम इलाज करते हैं, रक्त दुष्टि का इलाज करते हैं, तो केवल रक्त धातु के ऊपर फोकस नहीं करना है, इससे पहले कि जितने भी अग्नि है, धातु है, इसके ऊपर फोकस करना है। जैसे जठर अग्नि, रस अग्नि के ऊपर फोकस करना है, ध्यान देना है, और रक्त धातु को अच्छा करना है, रस को अच्छा करना है, रस धातु को अच्छा करना है, और रक्त को फिर अच्छा करेंगे तो ठीक होगा। अगर मांस की समस्या है, मांसगत बात बढ़ गया, मैंने लक्षण बतलाए हैं मांसगत बात बढ़ने से, या अस्थिगत बात बढ़ गया, अस्थि धातु में बात का गुण चला गया, बात बढ़ गया, तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि केवल अस्थि का इलाज करना है, यहाँ पे रस का भी इलाज करना पड़ेगा, रक्त का भी इलाज करना पड़ेगा, मांस, मेद, क्योंकि इसके पहले के धातु है, इसी से पोषण मिलना है। तो रस का तो बहुत प्रमुखता से इलाज करना है हर एक व्याधि में। अगर मान लीजिए अस्थिगत व्याधि है, मान लीजिए किसी का अस्थिगत व्याधि है जी, क्या अस्थिगत व्याधि है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, तो आप तो सोचेंगे कि हड्डी का व्याधि है, चलो भाई कैल्शियम देते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैल्शियम गेनर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे रस गेनर भी देना पड़ेगा, यहाँ पे रस धातु को भी बढ़ाना पड़ेगा। सबसे प्रमुख है रस धातु को बढ़ाना, तब हमें यहाँ पे परवाल पिष्टि हर हाल में देना है। तो इसलिए देखते होंगे खास करके ये पतंजलि का, और पतंजलि का चिकित्सा में देखेंगे कि बाबा रामदेव क्या करते हैं कि परवाल पिष्टि लगभग बीमारी में देते हैं, परवाल पिष्टि लो, परवाल पिष्टि लो। परवाल पिष्टि क्यों? क्योंकि रस धातु की पुष्टि करता है, रस धातु का जो क्षय हो गया है इसे पूरा करेगा। लेकिन बस ये हमेशा क्या है कि पंचभौतिक दृष्टि से देखना है कि आप माभूत बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे नहीं देना है, केवल कमी हुआ है तब देना है। रस धातु की वृद्धि में नहीं देना है, नहीं तो नुकसान करेगा, क्योंकि और भी अग्नि मंद कर देगा। वैसे तो इतना नहीं करता है लेकिन करेगा, और यहाँ पे सुटेबल भी नहीं रहेगा, रोग रोगी के अनुसार ये सही नहीं होगा। तो कब देना है? जब सभी धातुओं का क्षय हो जाए, जैसे रस धातु का क्षय हो जाए, रक्त धातु का क्षय हो जाएगा, मांस धातु का क्षय हो जाए, मेद धातु, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु का क्षय हो जाए, तब हमें परवाल पिष्टि जरूर देना है, क्योंकि ये रस धातु बढ़ाएगा और उत्तरोत्तर सभी धातु बढ़ाएगा जी। तो इसलिए क्या है, उपचार में जो है परवाल पिष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूध भी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि रस धातु अच्छा होगा तो आगे जितने भी धातु हैं सब वृद्धि करेगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं जी? रक्त क्षय के लक्षण देख रहे हैं। आगे हम देखेंगे रक्त वृद्धि के भी लक्षण और रोग। तो रक्त क्षय के लक्षण में है कि खुरदरापन हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि रस धातु का भी क्षय हुआ है। तो रस धातु क्षय हुआ है तो इसका मतलब ये है कि रक्त धातु भी क्षय हो जाएगा। तो क्या होगा कि हमें यहाँ पे ये समझना है कि रसगत अग्नि तेज हो गया है और रक्तगत अग्नि तेज हो गया। तो हो सकता है कि रस अच्छा रहे, केवल रक्त खराब हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रस ही खराब है तो रक्त ऑटोमेटिक खराब होगा। रस का क्षय है तो स्वाभाविक है कि रक्त धातु का भी क्षय हो जाना। तो क्षय क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अग्नि तेज हुआ। तो क्या करें? यहाँ पे पृथ्वी महाभूत डालें, यहाँ पे आप महाभूत डालें। इसके लिए दूध पिएं, परवाल पिष्टि लें। एक ही चिकित्सा है जी, रस का क्षय का, रक्त का क्षय का। और यहाँ पे केवल रस का क्षय हुआ ऐसा नहीं, यहाँ पे रक्त का भी क्षय हुआ है तो हमें यहाँ पे मंडूर भस्म भी देना है, मंडूर भस्म भी देना है। तो दो प्रमुख चीज़ें हो गया, परवाल पिष्टि, मंडूर भस्म। रस धातु को बढ़ाने के लिए परवाल पिष्टि और रक्त धातु बढ़ाने के लिए मंडूर भस्म। ये बहुत ही उपयोगी होता है जी। ठीक है जी। तो दूसरा रेफरेंस है सुश्रुत संहिता का, ये भी पढ़िए, पूरा पढ़ दीजिए। हाँ, 3 लाइन है। रस के क्षीण होने पर हृदय में पीड़ा, सर्वांग या हस्तपादकम, अंडों की शून्यता तथा प्यास के लक्षण होते हैं। रक्त के क्षीण होने पर त्वचा में कठोरता, खुरदरापन, अम्ल तथा ठंडे पदार्थों के खाने की इच्छा तथा शिराओं, धमनियों में शिथिलता, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। मांस के क्षीण होने पर स्फिक्ट, नित्म प्रदेश, कपोल, ओष्ठ, जनेंद्रिया, उरु, वक्षस्थल। ठीक है जी, इसका क्षय हो जाता है। देखिए अभी तो हम रक्त धातु का पढ़ रहे हैं तो रक्त का ही समझेंगे। इससे पहले हमने रस का पढ़ा है। तो रस का क्या पढ़ाया था मैंने कि रस का क्षय होने से हृदय में पीड़ा होता है और अंगों में शून्यता, प्यास अधिक लगेगा। और रक्त के क्षय होने पे क्या होगा? तो त्वचा में कठोरता, खुरदुरापन,
जो पहले भी रेफरेंस आ गया। और यहाँ पे अम्ल तथा ठंडे पदार्थ खाने की इच्छा होना। ठंडे पदार्थ की क्यों? क्योंकि आप महाभूत चाहता है वो, क्योंकि तेज महाभूत बढ़ गया तभी तो रक्त का क्षय हुआ है, तो तेज महाभूत बढ़ा है। हमें क्या करना है? आप महाभूत बढ़ाना है, जल महाभूत बढ़ाना है। ठीक है, तो जल महाभूत बढ़ाएंगे, यानी कि ठंडे पदार्थ की इच्छा होती है तो देना चाहिए। इससे क्या होगा? रस क्षय और रक्त क्षय जो हुआ है इसे पूर्ति होगी। और जो सिरा है, धमनी है, उसमें शिथिलता का अनुभव होना। तो ये कब होता है जी? शिथिलता का अनुभव होना, यानी कि सिराओं में या फिर आपके धमनियों में शिथिल हो जाना, यानी कि ढीला पड़ जाना, क्योंकि यहाँ पे क्षय हो गया, कमी हो गया है। तो मान लीजिए कि आप कोई पानी का जो लाइन होता है, पानी जिसमें बहता है, उस पाइप में अगर प्रेशर कम होगा, पानी कम जा रहा होगा, तो क्या होगा कि शिथिल होगा। अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि पाइप जो है फुला हुआ रहेगा। इसी प्रकार से सिरा धमनी क्या है, जो नसें हैं, ब्लड वेसल्स है, ये शिथिल पड़ जाएगा। क्यों? रक्त धातु के क्षय होने से। ठीक है, इसी प्रकार से मांस धातु के क्षय होने से नितंब, यानी कि पीछे का जो पार्ट है, और वैसे भी जो मांस वगैरह होनी चाहिए वो सब नहीं मिलेगा, है ना। उरुओं में, जंघाओं में, यहाँ पे क्या है कि आपको मांस कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्षय हो गया, खत्म हो गया। तो एक और रेफरेंस है, रक्त धातु के क्षय के लक्षण। रक्त धातु के क्षय लक्षण। रक्त धातु के क्षीण होने पर खट्टे पदार्थों तथा शीतल पदार्थों के सेवन करने की इच्छा, सिराओं में शिथिलता का हो जाना तथा शरीर में रुक्षता की प्रतीत होना, ये लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? रक्त धातु के क्षय होने पे जो पूर्वोक्त लक्षण कहें, शीतल पदार्थों की इच्छा होगा, सिरा शिथिल हो जाएगा। ठीक है, एक ही बात आचार्य कह रहे हैं। तो देखिए क्या क्या लक्षण होते हैं जी, क्या क्या समस्या होते हैं। रस धातु का भी क्षय होने से ये सारी समस्या होगा, और रस का क्षय हुआ तो रक्त का भी क्षय होगा। तो ऐसा है कि इससे पहले रक्त का क्षय हुआ है, तो क्या है कि अगर रस के क्षय होने से हुआ है रक्त का क्षय, तब क्या है, रस और रक्त के क्षय का सब लक्षण मिलेंगे। अगर क्या है, रस ठीक है, केवल रक्तगत अग्नि तेज हो गया, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, केवल रक्तगत अग्नि तेज हो सकता है, तो क्या है, ये 7 लक्षण आएंगे, जिसमें सिरा शैथिल्य ये बताएंगे। पहला है त्वक परुषता, इसको पूरा पढ़िए पहले। नंबर 1 त्वक परुषता, नंबर 2 त्वक अस्फुट, नंबर 3 है त्वक मलान, नंबर 4 त्वक रुक्ष, नंबर 5 अम्ल प्रार्थना, नंबर 6 शीत प्रार्थना, नंबर 7 सिरा शैथिल्य। देखिए जी क्या बतलाया जा रहा है कि त्वक परुषता 7 लक्षण मिलेंगे जी, मुख्य रूप से। रफनेस इन स्किन, यानी कि स्किन का, त्वचा का रूखापन, सूखापन, खुरदरापन आ जाएगा। और क्रैक्ड स्किन, त्वचा फट जाएगा, ये और ज़्यादा गहरी समस्या होगी। और आपका जो त्वचा मलिन हो जाएगा, ठीक है, और त्वचा रुक्ष हो जाएगा, एक ही बात हो गया, रुक्षता बढ़ गई। और अम्ल प्रार्थना और शीत प्रार्थना, ये प्रार्थना मतलब डिजायर यहाँ पे जी, इच्छा होना, है ना, ये शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया। अम्ल प्रार्थना ये कैसी है? डिजायर ऑफ सोर फूड और डिजायर ऑफ कोल्ड थिंग्स, यानी कि फूड ऐसा कह सकते हैं, यानी कि अम्ल और शीत पदार्थ। अम्ल में क्या है जी? अम्ल में क्या है कि पृथ्वी महाभूत होता है, आप महाभूत होता है, आप महाभूत, तो इसलिए अम्ल की इच्छा होता है ना। तो ऐसा है कि अम्ल और शीत की इच्छा होती है, ऐसी वस्तुओं की इच्छा होती है जो ठंडी हो और मधुर भी हो, अम्ल भी हो, ऐसा मधुर अम्ल ऐसा कुछ हो, है ना। और साथ में है सिरा शैथिल्य, इसे ध्यान से समझिएगा। सिरा शैथिल्य क्या लिखा गया है जी? हाइपोटेंशन या आप इसे लो ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। जब प्रेशर यानी कि रक्त धातु की कमी हो जाएगा, यानी कि जो नली है, ब्लड वेसल्स है, यानी कि नली है, जो पाइप है अपने शरीर में, उसमें क्या है जी? रक्त का प्रवाह कम है, रक्त ही कम है, तो क्या होगा? सिरा शैथिल्य, यानी कि लो जो ब्लड वेसल्स है आपका, जो संपूर्ण शरीर में सिरा है, यानी कि नसें हैं, यानी कि
आपका जो है वेन्स हैं, इसमें क्या हो, जो पाइप है आपके शरीर में, है ना, रक्त के जो रक्त धमनियाँ हैं, है ना, धमनियाँ हो चाहे सिराएँ हो, एक ही बात हुआ, मैंने अलग अलग बातें हैं लेकिन उसमें तो रक्त ही बहता है। तो रक्त व स्रोतस में क्या होगा, रक्त ही कम है तो सिरा उस ब्लड वेसल्स पे, यानी कि आपके रक्त वाहिकाओं पे, यानी कि उस पाइप पे, नशे पे कितना प्रेशर पड़ेगा, तो हाई प्रेशर पड़ेगा, मतलब पड़ेगा या लो प्रेशर पड़ेगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं लो प्रेशर बनेगा जी, क्या, रक्त ही कम है, यानी कि पानी जो है, आप जैसे देखते हैं लोक में क्या देखते हैं जी, पानी, तो पानी ही कम जा रहा है तो पाइप पे प्रेशर कम पड़ेगा, स्वाभाविक है, सभी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से रक्त ही कम है, दो कंडीशन होता है जी, इससे पहले का भी एक कंडीशन मैंने बतलाया था, बीपी, हाई बीपी और लो बीपी का, कि रक्त का उतना मतलब बरोबर है, ना क्षय ना वृद्धि है, लेकिन स्पेस ही कम है। क्यों कम है, क्योंकि वहाँ पे जो है आप माभूत और पृथ्वी माभूत बढ़ गया है। क्या हो गया है, आप माभूत, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है, जो नस हैं, यानी कि जो रास्ता है, वो जो इतना था उस सिकुड़ के इतना सा रह गया है पुराना होने के कारण, या यहाँ पे आप माभूत बढ़ जाने के कारण क्या है, जैसे नाली पहला होता है, नया होता है जी, तो खूब अच्छे से बहता है पानी, फिर धीरे 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 देखिएगा कि जैसे साफ नहीं करिएगा तो उसमें क्या अड़ंगा आता रहेगा और फंसता रहेगा, और ये क्या है कि स्पेस इतना जो चौड़ा था धीरे 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 इतना चौड़ा रह जाएगा। फिर अब जब देखिएगा बाढ़, पानी जब आएगा तो बाढ़ आ जाएगा और उसमें ऊपर से पानी बह जाएगा, ऐसा होता है जी। नहीं तो फिर साफ करो, साफ करते रहो। इसी प्रकार से, इसलिए क्या है कि आयुर्वेद में साफ करने की बात कहा गया है कि ब्लड वेसल्स की सफाई करते रहो। तो ये पंचकर्मा टेक्निक के द्वारा होता है, सभी जानते हैं। तो क्या है कि जब आप इस प्रकार से करेंगे तो क्या होता है कि सिरा शैथिल्य क्या है, तो दो कारण से हो सकता है सिरा शैथिल्य, कि पहला तो क्या है कि आप माभूत घट गया, तो जो इतना स्पेस था, इतना स्पेस मान लीजिए था, वो और ज़्यादा स्पेस बन गया, तो क्या हुआ, आप माभूत घट गया, पृथ्वी माभूत घटे और स्पेस घट गया, तो क्या हुआ कि रक्त उतना ही है, बरोबर है, लेकिन क्या है कि स्पेस जो बढ़ गया, तो इस कारण से लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन। और दूसरा हो गया, दूसरा कंडीशन होगा कि रास्ता बरोबर है ना, ब्लड वेसल्स यानी कि वो सही है, लेकिन क्या होता है कि आपका रक्त ही कम हो गया, जो रक्त था वो कम हो गया, तो क्या प्रेशर कम बनाएगा उस धमनियों पे, सिरा धमनी पे। अगर रक्त ही ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा जी, रक्त ज़्यादा हो जाएगा तो रक्त धातु की वृद्धि में देखेंगे तो हाइपरटेंशन, क्या होता है जी, हाइपरटेंशन। आए समझ में जी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जी, ठीक है। तो जब रक्त धातु की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि किसी को समझने में परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। देख सकते हैं तीसरा रोग देखिए जी, सिरा पूर्णता। ये कब होता है जी, तो रक्त धातु के वृद्धि के कारण क्या होता है जी, सिरा पूर्णता, यानी कि वेन्स हैं, जो आपके नसें हैं, ब्लड वेसल्स है, फुल हो गया, फुलनेस इन वेन्स और आर्टरीज, और हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन माने कि हाई बीपी और हाइपोटेंशन लो बीपी। तो हाई बीपी लो बीपी क्यों होता है जी, आज फिर से क्लियर हुआ, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था लेकिन आज फिर बता दिया रक्त धातु के संदर्भ में, तो इसकी चिकित्सा भी आप सभी को पता है जी क्या करना है ना। अगर क्या है कि आप माभूत बढ़ गया तो आप माभूत को घटाना है, ठीक है, जो भी हुआ है। अगर रक्त धातु का क्षय वृद्धि हुआ तो रक्त धातु का सही करना है, और यदि क्या है कि वहाँ पे पृथ्वी और आप माभूत बढ़ गया तो वहाँ पे हमें क्या है कि या तो तेज माभूत बढ़ेगा या पृथ्वी माभूत बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगा हम कम कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, दुबले पतले व्यक्ति को क्यों होता है हाई बीपी, तो हाई बीपी दुबले पतले व्यक्ति को भी हो सकता है। तो इसका कारण क्या है, तो रक्त धातु का क्षय दुबले पतले व्यक्ति में होता है, रक्त धातु का क्षय, इसलिए दुबले पतले व्यक्ति को भी हो सकता है। तब हमें वहाँ पे अलग चिकित्सा करना पड़ेगा, है ना। रक्त धातु का जो है अगर क्या है कि वृद्धि के कारण हुआ है या फिर उस ब्लड वेसल्स के कारण, हमें समझना भी पड़ेगा, है ना, ठीक है जी। तो अगला टॉपिक पढ़िए कि रक्त धातु के वृद्धि के लक्षण, यानी कि जब
रक्त धातु का वृद्धि होता है तब क्या क्या लक्षण होते हैं, पढ़िए। रक्त वृद्धि के लक्षण। विविध कारणों से बढ़ा हुआ रक्त धातु विसर्प रोग, प्लीहा रोग, विदर्भ रोग, कुष्ठ, वात रक्त, पित्तज रोग, रक्त पित्त रोग, गुल्म रोग, उपकुश, दंत वेष्टगत रोग, कामला रोग, व्यंग, क्षुद्र रोग, अग्नि नाश, मंद अग्नि, मूर्छा, त्वचा, नेत्र एवं मूत्र में लालिमा का होना इन लक्षणों को उत्पन्न कर देता है। तो भागवत ने क्या बताया है, देखिए। तो रक्त धातु के वृद्धि के लक्षण में बतलाया गया है कि विविध कारणों से, कारण जो भी हो, चाहे रस धातु का वृद्धि हो, चाहे रक्त धातु का वृद्धि हो, तो रस धातु की वृद्धि होने से रक्त धातु की भी वृद्धि हो जाएगी। तो रक्त धातु की वृद्धि होने से, वृद्धि क्यों हुआ है जी? अग्निमंद हुआ है। वृद्धि क्यों हुआ है ये समझना होगा जी हमेशा कि वृद्धि क्यों हुआ है। तो वृद्धि होने का कारण क्या है? तो वृद्धि होने का कारण जो है अग्निमंद होना है, और क्षय होने का कारण अग्नि तेज होना है। तो वृद्धि हुआ है यानी कि अग्निमंद हुआ है, तब क्या हुआ? पहला रोग आया है विसर्प रोग। विसर्प रोग, इसे समझेंगे एक एक करके। प्लीहा रोग त्वचागत रोग है, विसर्प यानी कि एक प्रकार से त्वचा रोग जी, ठीक है। जो ये सांप जैसे कुछ ही गोल गोल सा हो जाता है, इस कारण से इसे कहते हैं, ठीक है। तो प्लीहा रोग अगला है। प्लीहा रोग स्प्लीन से संबंधित समस्या हो। क्यों होगा? क्योंकि बना है उसी से ना, लीवर और स्प्लीन किससे बना है? रक्त से बना है। तो रक्त धातु की क्षय वृद्धि होगा, तो बताइए प्लीहा का क्षय वृद्धि होगा कि नहीं होगा? प्लीहा का भी वृद्धि हो सकता है। तो विद्रधि रोग है ना, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, वात रक्त, गौटी अर्थराइटिस होगा जी। क्या होगा जी? गौटी अर्थराइटिस होगा। इस प्रकार से क्या है कि और भी बहुत सारे रोग है। रक्त पित्त रोग है, गुल्म रोग है। गुल्म रोग यानी कि एब्डोमेन में, एक एक करके हम समझेंगे। और दंत वेष्टगत यानी कि दांत भी खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो दांतों की समस्या हो सकते हैं। कामला रोग यानी कि लीवर से संबंधित समस्या, देखिए आ रहा है ना यहाँ पे कि लीवर से संबंधित समस्या आ रहा है, किडनी और स्प्लीन से संबंधित समस्या आ रहा है। क्यों आ रहा है? और ऐसा आप समझ लीजिए कि जितने भी आपके लीवर, किडनी यानी कि जो मैंने कल बताया था कि रक्त धातु से उत्पन्न 9 प्रमुख अंग जितने भी मैंने बतलाया है, तो उन सभी अंगों में समस्या आ सकता है। और आगे जो है इसके उत्तरोत्तर जितने भी धातु हैं, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सभी धातुओं में भी परेशानी हो सकती है। नहीं भी हो सकती है, लेकिन हो सकती है जी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगा तो इसलिए क्या है कि नेत्र से संबंधित समस्या, त्वचा से संबंधित समस्या, अग्नि नाश हो सकता है, मूर्छा हो सकता है, मूत्र में लालिमा हो सकता है, और किडनी से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या है ना, और हार्ट से संबंधित समस्या, लंग्स से संबंधित समस्या, आपके आंतों से संबंधित समस्या, टेस्टिकल से संबंधित समस्या, यानी कि जो 9 प्रमुख अंग है उन सभी अंगों से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए क्या है, रक्त धातु का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी सूत्र के आधार पे एक सूत्र और बताया गया है। सुश्रुत ने बतलाया है कि रस की वृद्धि होने से, ये लाइन पढ़ दीजिए। हाँ, रस की अधिक वृद्धि होने से हृदय में उत्प्लेद, मिचलाहट तथा मुंह से लार का टपकना ये लक्षण होते हैं। अतिवृद्ध रक्त शरीर के अंग तथा नेत्रों में लालिमा और शिराओं में रक्त की अधिक पूर्ति करता है। तो रस की वृद्धि होने से तो सभी को बताया था मैंने, मुख से लार टपकेगा क्योंकि रस की वृद्धि हुई। और रक्त की वृद्धि होने से जब रक्त धातु की अग्नि मंद पड़ जाती है, तब क्या होगा कि शरीर के अंग तथा नेत्रों में लालिमा, ठीक है जी, अंग और नेत्रों में लालिमा यानी कि त्वचा में भी रेडनेस होगा। त्वचा का रक्त या रंग वर्ण होना, रंग लाल होना, है ना, कैसा होना? लाल हो जाना, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ऐसा आप कह सकते हैं, रेडिश हो जाएगा, ठीक है। तो लाल हो जाएगा आँखों का भी, और आपके सिराओं में रक्त की अधिक पूर्ति करता है जी। क्या करता है जी? सिराओं में
ध्यान दीजिए, देखिए गौर से देखिए, सिराओं में यानी कि आपके ब्लड वेसल्स में रक्त की अधिक पूर्ति करता है, यानी कि प्रेशर अधिक पूर्ति होगा जब क्या होगा, प्रेशर होगा, तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ रोग हैं, 15 प्रमुख रोग के वर्णन किया गया है जी। बताइए, बहुत है ना, ये वृद्धि से संबंधित ज़्यादा समस्या है, तो पढ़िए एक एक करके, यहाँ से पढ़िए। नंबर 1, त्वचा रक्त वर्ण होना। नंबर 2, नेत्र का रक्त वर्ण होना। नंबर 3, सिरा पूर्णता। नंबर 4 है विसर्ग। नंबर 5, प्लीहा वृद्ध। नंबर 6, कुष्ठ। नंबर 7 है वात रक्त। 8, रक्त पित्त। 9, गुल्म। 10वां है उपकुश। 11वां है कामला। 12वां है व्यंग। 13वां है अग्निनाश। 14वां है सम्मोह। 15वां है रक्त मूत्रता। रक्त मूत्रता, इसे आप हेमेचूरिया के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। देखिए क्या बतलाया गया है, त्वचा का रक्त, त्वचा का रक्त वर्ण होना यानी कि लाल होना, रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। तो त्वचा कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। और नेत्र कैसा हो जाता है जी, लाल हो जाता है। ठीक है, तो 2 हो गया। और तीसरा तो जो मैंने बतलाया था पहले कि रक्त के धातु के क्षय होने से, लो बीपी, रक्त धातु के अधिक होने से, वृद्धि होने से क्या है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी होता है। ठीक है जी, तो आज के बाद जो है बीपी से संबंधित कोई भी समस्या अगर किसी को हो, आपके फैमिली में हो, आपके पेशेंट के हो, या यूट्यूब पे जो सुने उनको हो, पूछने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, है ना। इसके मैं एक चिकित्सा भी बताऊंगा, लेकिन महाभूतों से संबंधित समस्या समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो इसकी बस अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देख रहे हैं जी, कारण हम देख रहे हैं, चिकित्सा तो अपने आप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हाई बीपी लो बीपी में ज़्यादा क्या है कि कुछ ज़्यादा हमें लगाना नहीं पड़ता है माथा, ये बहुत आसान से पकड़ में आ गया होगा। फिर चौथा है विसर्प, यानी कि त्वचागत रोग, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। देखिए एक एक करके पढ़ेंगे भी विसर्प के बारे में, और इसकी चिकित्सा भी देखेंगे, है ना। लेकिन इससे पहले जो है हम पहले इसे पढ़ लेते हैं, क्या क्या उत्पन्न हो रहे हैं। प्लीहा वृद्धि, यानी कि रक्त धातु के वृद्धि होने से क्या होगा, लीवर और स्प्लीन वृद्धि होगा। ठीक है, कुष्ठ रोग होगा, बात रक्त होगा, गॉउटी अर्थराइटिस होगा। कैसा अर्थराइटिस होगा जी, गाउट होगा, गॉउटी अर्थराइटिस जिसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है गॉउटी अर्थराइटिस। रक्त पित्त होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है ना। और गुल्म हो सकता है, यानी कि एब्डोमेन में कुछ ऐसा जो है, गुल्म मतलब क्या है कि आप गैस एक तरह से गोल, वायु गोला। ठीक है, और उपकुश, उपकुश मतलब डेंटल डिजीज हो सकता है। कामला यानी जॉन्डिस हो सकता है। और कामला क्यों होता है जी, कामला में देखते हैं कि शरीर क्या होता है, पीला हो जाता है ना। कामला वैसे काला पीलिया इसे कहते हैं, लेकिन जॉन्डिस में क्या होता है कि पीला ऐसा कुछ लक्षण प्रकट करता है, लाल भी ऐसा कुछ, आंखें वगैरह पीला वगैरह लाल होता है। फिर व्यंग, है ना। और फेस पे भी कुछ ऐसा जो है कलर जो है बदल जाना। और अग्निनाश, इनडाइजेशन हो सकता है। सम्मोह यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो है मोह हो सकता है ना, भ्रम हो सकता है। और रक्त मूत्रता यानी कि हेमेचूरिया, यानी कि मूत्र के साथ में रक्त मूत्रता, यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि रक्त की वृद्धि हो गई। इस कारण से क्या होता है कि रक्त जो है मूत्र के साथ में जो है रक्त निकलना। तो देखिए कई बार ऐसा होता है इमरजेंसी कंडीशन में ऐसे पेशेंट कि रक्त मूत्रता को लेकर के पेशेंट आते हैं जी, रक्त मूत्रता। तो एक केस में कहता हूँ, क्या है कि एक लगभग 10-12 साल का लड़का का जो है इस प्रकार से क्या है कि अचानक से, ये केस अचानक भी हो सकता है क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर अचानक से हो जाता है। क्या हुआ है जी, रक्त धातु की क्या हुआ है, अग्नि मंद हो गया है। इस कारण से जो वृद्धि हो गई, रक्त धातु की वृद्धि हो गई, तब क्या हुआ है, हेमेचूरिया हो गया, रक्त के साथ में मूत्रता हो गई। तो हम इसकी चिकित्सा भी बतलाने वाले हैं। तो क्या है कि हमने क्या समझना है, हमें ये समझ में आता है कि रक्त मूत्रता में कि रक्त धातु की वृद्धि हो गई तो मूत्र के साथ में क्या है, रक्त भी आ रहा है। तब हम यहाँ पे रक्त धातु को क्या है कि दृष्टिकोण में रखते हुए रक्त धातु को
रक्षा करना है और रक्त धातु को फोकस दे करके हमें इलाज करना है, तो ये व्याधि तुरंत ठीक हो जाएगी, है ना। तो अचानक होता है चूँकि, और ये कोई गंभीर समस्या भी हो सकता है, या फिर कहीं अचानक हुआ है, तब क्या है कि ये ठीक हो जाएगा, है ना। जो हम औषधि कल्प हम पढ़ने वाले हैं 1-2 दिनों में अगली क्लास में, तो ठीक हो जाएगा। और यदि क्या है कि बहुत समय से समस्या है, तो फिर उसकी पूरी चिकित्सा देखेंगे, सभी दोष से देखेंगे, है ना। सभी क्या है कि हमें गुण देखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे रक्त धातु की वृद्धि से रक्त मूत्रता होती है। तो ये जो है 15 प्रमुख जो है व्याधि जो है रक्त धातु की वृद्धि के लक्षण है ये। अब हम जानते हैं कि ये रक्त धातु जब विकृत हो जाता है तो क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं जी। तो मैं आप सभी को जो है 27 प्रमुख रोगों के बारे में बताने वाला हूँ जी। तो आज जो है हम 5 प्रमुख रोग के बारे में कवर करेंगे, ठीक है, और बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जी, ठीक है। तो पहले पढ़ दीजिए दूषित रक्तज रोग। आप सुने होंगे कि रक्त धातु दूषित हो गया, आपका ब्लड जो है इम्प्योर है, क्या लो जी, तो बस ले दे करके यही है। एक है साफी, तो साफी लोग पीते हैं, लेकिन उससे भी पावरफुल हम बताने वाले हैं रक्त धातु को जो है अच्छा करने के लिए, दूषित रक्त को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है कंटिन्यू क्लास रखिए। तो दूषित रक्तज रोग पढ़िए जी। पढ़िए। दूषित रक्तज रोग। अब रक्त दोषज व्याधियां कही जाएंगी। कुष्ठ, विसर्प, पिड़का, रक्त पित्त, रक्त परदर, गुदपाक, मेड़ू, मूत्रेंद्रिय पाक, मुख पाक, प्लीहा वृद्धि, रक्त गुल्म, रक्त विद्रह, कामला, नीलिका, व्यंग, पिल्लू, तिल गालक, दद्रुदाद, चर्मदल, श्वेत, कुष्ठ, पामा, कोट और रक्तमंडल लाल चकत्ते ये रक्त दूषित होने से होते हैं। देखिए जी, ये जितने भी रोग बतलाया गया है 22 प्रमुख रोग बतलाया गया है, लेकिन हम 27 प्रमुख रोग के बारे में बतलाएंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी समस्या हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 22 प्रमुख रोगों के बारे में चरक ऋषि ने स्पष्ट लिख दिया है। देख लीजिए, गौर से देख लीजिए क्या क्या रोग हो सकते हैं। यदि इनमें से कोई रोग है किसी को, इनमें से किसी को ये रोग है, इनमें से कोई भी एक रोग, तो रक्त दूषित रोग है ना। यानी कि रक्त धातु दूषित होने से हुआ है। और किसने दूषित किया जी? जो वहाँ पे रहता है, कौन? पित्त रहता है, पित्त का घर है ना, तो जो क्या है कि वही दूषित घर को वही गंदा करेगा ना जो वहाँ पे रहता है, तो पित्त ने दूषित किया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूषित रक्त रोग में पहले क्या बताया? कुष्ठ, ये भी चर्म रोग है। विसर्प, ये भी चर्म रोग है। पीड़िका, ये भी चर्म रोग है। रक्त पित्त, यानी कि रक्त पित्त में क्या होता है जी? रक्त निकल जाना, जैसे क्या है मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से, नासिका मार्ग से, मुख मार्ग से, ये क्या है? रक्त पित्त है जी। और रक्त प्रदर, रक्त प्रदर तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, है ना, महिलाओं में होने वाले इसे आप मेनोरेजिया कह सकते हैं, या फिर आप ब्लीडिंग पीरियड, मतलब क्या है, ब्लीडिंग होती है कुछ ऐसा ही, तो रक्त प्रदर भी कहते हैं, है ना। तो रक्त प्रदर हो गया, और गुदपाक हो गया, और मूत्र इंद्रिय पाक हो गया। गुदा पाक, मूत्र इंद्रिय, पुरुषों के मूत्र इंद्रिय पाक भी, मुख पाक भी हो सकता है, प्लीहा वृद्धि हो सकता है, रक्त गुल्म हो सकता है। रक्त गुल्म मतलब क्या? गौटी अर्थराइटिस, गाउट हो सकता है। रक्त वृद्धि, रक्त विद्रधि, यानी कि यहाँ पे रक्त वृद्धि यानी कि रक्त का थक्का से संबंधित यहाँ पे समस्या बतलाएंगे हम। और कामला, जॉन्डिस हो गया। नीलिका, ठीक है। और क्या है? व्यंग, पिल्लू, पिपलू, ऐसा ही है। तिल कालक, दाद, चर्मदल और श्वेत कुष्ठ, सफ़ेद दाग दे, लेकोडर्मा, पामा, कोष्ठ और रक्त मंडल। रक्त मंडल देखते होंगे कि कईयों को लाल चकत्ते पड़ जाते हैं जी। तो इस प्रकार से क्या है कि कुछ रोग के बारे में, और लगभग जितने भी रोग हैं जी देखिए सब चर्म रोग है जी, है ना, सभी चर्म रोग हैं। तो कोई बात नहीं, चर्म रोग की जो है
रक्त धातु की चिकित्सा करेंगे तो चर्म रोग की लगभग चिकित्सा हो जाती है। तो रक्त धातु विशेष रूप से जो है यहाँ पे फोकस करके इलाज करना होता है। जैसे सफ़ेद दाग हो गया, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, है ना, या फिर कुष्ठ हो, विसर्प हो, कुष्ठ, है ना, गलित कुष्ठ या बहुत से प्रकार के कुष्ठ होते हैं। तो ये सभी है, रक्तमंडल है, कोष्ठ है, पामा है, दाद, खाज, खुजली, दिनाई, ये सब है ना। तो ये सभी जो है क्या है जी, रक्तज, दूषित रक्तज रोग है। जब रक्त धातु दूषित हो जाता है तब क्या होता है कि ये रक्तज रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख व्याधि हो गई। अब हम कुछ 5 व्याधियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं जी। इसमें से कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कामला है, ये क्या पामा है, कोढ़ है, तो ये सब समझ में आएगा। अभी हम 5 प्रमुख के बारे में पढ़ते हैं। पढ़िए, कुष्ठ रोग। नंबर 1, कुष्ठ। कुष्ठ चीर क्रिया वाले, स्थिर एवं निर्बल रक्तपित्त वाले दोषों से होता है तथा कुष्ठ में तीनों दोष व चारों दृश्य, त्वक, रक्त, मांस, लसिका एक साथ दूषित होते हैं। देखिए, कुष्ठ रोग के संक्षेप परिचय में यहाँ लिखा है कि कुष्ठ क्या है जी, चीर प्रक्रिया वाले, यानी कि लॉन्ग टर्म में ये उत्पन्न हो जाते हैं। अचानक कुष्ठ नहीं होगा, पहले खाज खुजली ऐसे चर्म रोग होगा, फिर कुष्ठ हो जाता है। तो कुष्ठ चीर क्रिया वाले, अस्थिर, और ये अस्थिर भी हो जाते हैं, यानी कि ये क्या है कि कष्ट साध्य हो जाते हैं, ये जल्दी मिटते नहीं हैं, पकड़ बना लेते हैं। और रक्तपित्त वाले दोषों से होता है, यानी कि पहले रक्त और पित्त ही दुष्ट होता है। तथा कुष्ठ में तीनों, कुष्ठ क्या है जी, तीनों दोष होता है। वात भी विकृत रहता है, पित्त भी और कफ भी विकृत रहता है, तब कुष्ठ होता है। पहले तो केवल पित्त रहता है तो वो रक्त पित्त कहलाता है, लेकिन रक्त पित्त जब बिगड़ जाता है तब फिर क्या होगा जी, कुष्ठ वगैरह, चर्म रोग वगैरह, है ना। तो क्या है कि कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें तीनों दोष, मतलब समझिए, वात पित्त कफ तीनों दूषित है। और दुष्य क्या है जी, दुष्य क्या है, तो दुष्य है आपका रक्त धातु। कौन सा धातु, रक्त धातु, मांस धातु, त्वचा और लसिका, ये चारों दुष्य हैं जी। 2 धातु हैं, रक्त और मांस धातु हैं, और त्वचा और लसिका भी क्या है, शरीर का अंग है। तो क्या है कि ये सभी दुष्य कहलाते हैं। दुष्य मतलब कौन दूषित हुआ है, तो त्वचा दूषित हुआ है, लसिका दूषित हुआ है, रक्त और मांस दूषित हुआ है। तो इस प्रकार से कुष्ठ, तो इसकी हम चिकित्सा भी कहेंगे, देखने वाले हैं, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है कि रक्त क्षय हुआ है तो इसकी चिकित्सा क्या करें। पहले तो वृद्धि का पढ़ेंगे, तो वृद्धि के लिए हम रक्तपाचक पढ़ेंगे। ठीक है, तो रक्तपाचक का पूरा हम क्या है कि निर्माण भी पढ़ेंगे, और रक्तपाचक का जो है इसका गुण धर्म ये सब पढ़ेंगे। तो इससे हमारा ये सभी जो हो है ना, चर्म रोग है या फिर कुष्ठ है, विसर्प है, ये सब ठीक होगा रक्तपाचक से। ठीक है, तो विसर्प पढ़िए। विसर्प अचिरकारी, विसर्पणशील, प्रबल रक्तपित्त वाले दोषों से होता है तथा विसर्प में तीनों दोष व चारों दृश्य, त्वक, रक्त, मांस, लसिका एक साथ दूषित नहीं होते। देखिए यहाँ पे दोष तो क्या है, विसर्प क्या है, आचीर का कार्य होता है, मतलब ये ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है जी, होता है और ठीक भी हो जाता है। इसे आप हर्पिस के नाम से जानते होंगे कि हर्पिस हो गया, आप गूगल करके देख सकते हैं। वैसे तो मैं एक एक करके मैं इसकी चिकित्सा बताने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें रक्तपाचक तो पढ़ लें कि हमें किससे चिकित्सा करनी है, इसलिए केवल आज इंट्रोडक्शन है इन रोगों के बाद। ठीक है, तो विसर्प में क्या होता है जी, ये अचिरकारी है, ये टिकता नहीं है, ये 15 दिन में 20 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, कुष्ठ क्या है, चीरकारी है। ठीक है, और यह जो है प्रबल रक्तपित्त वाले दोषों से होता है। ये क्या है जी, इसमें त्रिदोष नहीं है, इसमें केवल रक्त के साथ पित्त है, इस कारण से क्या है कि पित्त है, बात कफ नहीं है, इस कारण से एक दोषज है, ये ठीक हो जाता है। तथा विसर्प में तीनों दोष तथा चारों दुष्य एक साथ नहीं होते, यही लिखा है जी कि सब नहीं होते हैं। ठीक है, तो विसर्प आसान है। अगला पढ़े पीडिका। पीडिका, यह विकार त्वचा स्थित वर्णों के समान भगंदर की पूर्वावस्था है। दद्रु, दाद व पामा का लक्षण है।
पीडिका में दोष रक्त के साथ दाह तो होते हैं, परंतु पाक तो प्राप्त नहीं होते हैं। पाक को प्राप्त नहीं होते हैं, पकते नहीं है जी। पीडिका क्या है जी? पकते नहीं हैं। ये क्या है कि दाद और पामा का लक्षण है। दाद आपने सुना, दाद दिनाया, ऐसा ही कुछ है ना, त्वचागत रोग होती है, भगंदर की पूर्व अवस्था हो सकती है जी। ठीक है, तो इस प्रकार से पीडिका क्या है? पीडिका में रक्त के साथ दाद हो तो, परंतु पाक को प्राप्त नहीं होता है। तो ये भी एक त्वचा रोग है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, रक्त पित्त पढ़िए। रक्त पित्त। पित्त रक्त के साथ संयुक्त होकर वह दूसरे दूषित करता है। संसर्ग के कारण पित्त रक्त के समान गंध व लवण ले लेता है, जिससे पित्त दूषित रक्त का स्राव होने लगता है। इस रोग को रक्त पित्त कहा जाता है। तो रक्त पित्त में क्या होगा जी कि पित्त रक्त के साथ संयुक्त होकर उसे दूषित करता है। क्या है ये? पित्त दूषित कर दिया रक्त को। तो दोष कौन सा है? पित्त है। और धातु कौन सा है? दूष्य कौन सा है? तो रक्त है। तो इसको दूषित कर देता है। इसके कारण से क्या है कि रक्त के समान गंध व वर्ण ले लेता है। गंध भी और वर्ण भी ले लेता है पित्त। जैसे पित्त दूषित रक्त का स्राव होने लगता है। पित्त दूषित रक्त का क्या होने लगता है? रक्त का स्राव होने लगता है। मतलब क्या है? ब्लीडिंग होने लगता है। कहीं से हो सकता है ना? मूत्र इंद्रियों से, गुदा मार्ग से, मूत्र मार्ग से, नासिका मार्ग से, मुख मार्ग से, इस प्रकार से होने लगता है। इसको रक्त पित्त कहते हैं। ठीक है, और पांचवा पढ़िए, आश्रिगधर। शरीर में कुपित हुई वायु रक्त को अपनी मात्रा से अधिक उत्पन्न कर देती है और रजोवाही सिराओं में आश्रित होकर तथा अपनी मात्रा से बढ़े हुए रक्त को लेकर रज को बढ़ा देती है। रज का स्वाभाविक मात्रा से बढ़ना ही आश्रितगर रक्त प्रदर कहलाता है। तो क्या है कि रक्त धातु से रिलेटेड जो है आश्रिगधर को कहा गया है। तो आश्रिगधर क्या है जी? रक्त प्रदर। ठीक है, तो रक्त प्रदर है ये। ठीक है, तो रक्त प्रदर रक्त प्रदर जो है शरीर में कुपित हुई वायु कुपित हो गया। यानी कि दोष कौन सा है? पित्त भी हो सकता है, बात भी हो सकता है। और बात, इसको पूरा अगर देखें तो मैंने आपको रस पाचक के समय में ही मैंने पढ़ाया था आपको कि क्या होता है कि बात और पित्त मिल करके रक्त प्रदर यानी कि इस प्रकार से मेनोरेजिया उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये जो है शरीर में कुपित हुई वायु और पित्त, माने बात और पित्त, ये दो प्रमुख इसमें होता है। ये बात तो है ही, तीनों में बात है ना। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है कि बात के साथ में पित्त है, और पित्त हुआ दुष्ट तो रक्त को अधिक मात्रा से अधिक उत्पन्न कर देता है, और रजोवाही सिराओं में आश्रित होकर तथा अपनी मात्रा से बढ़ जाता है, तो रक्त को लेकर रज को बढ़ा देता है। तो रज का स्वाभाविक मात्रा बढ़ने से रक्त प्रदर होने लगता है। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा समस्या होने लगता है। तो इसका जो है हमें उपचार है ना तत्काल करानी चाहिए, क्योंकि रक्त का क्षय होने से चाहे रक्त पित्त हो, चाहे रक्त प्रदर हो, चाहे जो भी है ना रक्त धातु का क्षय हो रहा है, इसको तत्काल हमें रोक देना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो इसकी हम चिकित्सा भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी का चिकित्सा पढ़ेंगे है ना। इससे पहले जो है हम लोग जो है जिस औषधि कल्प से चिकित्सा करेंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में पढ़ेंगे जी। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा लिया जी? तो आज हमारा टॉपिक था कि रक्त के क्षय के लक्षण, कि रक्त धातु का क्षय का लक्षण क्या है। तो क्षय के लक्षण जी, इसमें से जो 7 प्रमुख है, इसमें से त्वचा का रूखा सूखा पड़ना, फट जाना, और आपका हाइपोटेंशन, ये प्रमुख व्याधि आपको याद रखना है। हाइपोटेंशन रहेगा यानी कि लो ब्लड प्रेशर रहेगा, और रक्त धातु की वृद्धि के कारण क्या रहेगा? हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी रहेगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के चर्म रोग रहेंगे। ठीक है, एक्जिमा रहेगा, सोराइसिस रहेगा, विसर्प रहेगा, कुष्ठ रहेगा, गुल्म रहेगा, इस प्रकार से लीवर और स्प्लीन से संबंधित समस्या रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये छोटा सा टॉपिक कवर कर लिया है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब हम इसको जो है कंटिन्यू आगे क्लास में करेंगे। 5 प्रमुख व्याधि के बारे में पढ़ लिए और सभी व्याधि के बारे में पढ़ लेंगे जी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी साथी का प्रश्न है तो रख सकते हैं जी, हैंड रेज करके।
पूछिए। ब्लीडिंग पाइल्स जो होता है हाँ उसको भी हम लोग रक्त व्याधि में लेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो आया ही तो है, देखिए ना यहाँ पे रक्त, बिल्कुल रक्त आर्स जो होगा ना, ये रक्त धातु यहाँ पे दुष्य रहेगा। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 22 प्रमुख रोगों का नाम आया है ना, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, 27 प्रमुख रोगों का नाम बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें से रक्त अर्श भी आ जाएगा जी। ठीक है, ठीक। गुरुजी मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ जी। कि आपने बताया रक्त वृद्धि के कारण ये रोग होते हैं, रक्त वृद्धि। हाँ हाँ बोले तो वृद्धि से गुरुजी इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो रक्त, शरीर में रक्त बढ़ेगा तो क्या बीमारियां पैदा होती है क्या? हाँ, होती है ना। जब हर एक चीज़ की वृद्धि हो या क्षय हो, चाहे रस धातु का वृद्धि हो, चाहे रक्त धातु का वृद्धि हो, चाहे मांस धातु का वृद्धि हो, चाहे मेद धातु का वृद्धि हो, चाहे अस्थि मज्जा धातु का, शुक्र धातु का वृद्धि हो, तो समस्या होगा। तो यही सब तो समस्या हो रहा है। क्या क्या समस्या हो रहा है? रक्त धातु का वृद्धि क्यों हो रहा है? सुनिए, रक्त धातु का वृद्धि क्यों हो रहा है? क्योंकि रक्तगत जो अग्नि है, जिसको रक्त अग्नि कहते हैं, वो स्लो है, कम है। तो क्या होगा कि तो गुरुजी यही बात समझ में नहीं आ रही। जब रक्त मान लो अपनी अग्नि कमजोर है तो रक्त की वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि जब रक्त अपनी अग्नि कमजोर होगी तो रस भी नहीं बनेगा सही ढंग से, और रस नहीं बने तो मतलब ये रक्त कहाँ से बनेगा? तो आपको पहले ही पूछना चाहिए था ना। हम रस धातु पढ़ लिए, अब हम रक्त धातु पढ़ रहे हैं। और भी किसी का प्रश्न है तो जरूर कर लेना जी, नहीं तो आप रक्त भी पढ़ लेंगे, फिर मांस भी नहीं पूछना, फिर मेद में भी नहीं पूछना, शुक्र में पूछिएगा सीधा। आपको रस में ही पूछना चाहिए था ना कि रस धातु की अग्नि मंद हो रही है तो रस की वृद्धि क्यों हो रही है? तो इसका उत्तर दिए थे ना, शायद आपको याद नहीं हो या फिर ध्यान नहीं दिए। तो इसका उत्तर ये है जी कि अग्नि मंद हो जाएगा। अग्नि मंद हो गया तो आपको रस में ही मैंने बता दिया था। अग्नि तेज हो गया तो क्या होगा? आप मान लीजिए दूध पका रहे हैं जी, दूध पका रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, और आपकी जो अग्नि तेज हो जाएगी तो क्या होगा जी? दूध का क्या होगा? जलना होगा। दूध जल जाएगा। जलेगा तो क्या कुछ बचेगा? उसमें से कुछ अच्छा बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो नहीं बचेगा तो मतलब सब कुछ स्वाहा हो गया, खत्म हो गया ना तेज होने से। और अग्नि मंद हो गई, यानी कि अग्नि जली ही नहीं, अग्नि मंद हो गई, तो क्या हो जाएगा जी? वृद्धि हो जाएगी। उसको हम वृद्धि कहेंगे, यानी कि उसमें से कुछ, ऐसा नहीं कि वृद्धि कहने का मतलब हुआ कि उस धातु का वृद्धि हो गया, ऐसे हुआ क्योंकि वो ज्यों के त्यों पड़ा रहा है ना, उसमें कोई ऊर्जा नहीं लगा, तो इसलिए क्या है, वो वृद्धि हुआ। आगे कल दही बन जाएगा, आगे इसमें कुछ भी हो सकता है, आगे मतलब दुष्ट ही हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा वो। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है अग्नि मंद होने से उस धातु की वृद्धि हो जाना। ठीक है। जैसे गुरुजी, जैसे दूध जब मतलब जो खराब हो जाता है, हाँ। जैसे दही बन जाता है, सड़ जाता है तो बढ़ जाता है। हाँ। जैसे आपने छोटे से टिफिन में रखा, अगर दही जम जाएगा, सड़ जाएगा तो टिफिन से बाहर निकल जाएगा। टिफिन से इसी बाहर तरह से निकलेगा जी। ये रोग बढ़ जाते हैं गुरुजी। ठीक है जी, समझ गए। देखिए, टिफिन से बाहर आ जाएगा आपका रक्त आपका जो है, इसी प्रकार से दही बाहर आ गया ना, इसी प्रकार से क्या है, कहीं सिराएं और धमनी से बाहर ना आ जाए रक्त यानी कि सही बोला आपने, सही बोला। तभी तो ब्लड वेसल्स पे हाई प्रेशर लगाएगा, है ना। हाई प्रेशर क्यों लगा रहा है? क्योंकि वृद्धि हो गया है ना। तो हाई ब्लड प्रेशर जी। ठीक है, बिल्कुल सही समझाया आपने। लेकिन गुरुजी, इसे हम चेकअप में कैसे देखेंगे? कोई जैसे चेकअप आता है तो उसमें मतलब कहाँ पर हम देख सकते हैं इसे? कहाँ? देखिए, सब कुछ देखना है, दोष देखना है, धातु देखना है, और अशांश कल्पना से भी देखना है कौन सा गुण बढ़ा है ना। बात पित्त कफ का कौन सा गुण बढ़ा है। फिर इसके बाद जो है जन्म प्रकृति देखना है, और जो सामने वाला कह रहा है उसको देखना है, रोग देखना है, रोगी देखना है, रिपोर्ट देखना है अगर ना कुछ हो तो सब कुछ देखना है। जी जी, हाँ। जैसे सीबीसी रिपोर्ट करा के लाते हैं, उसमें ब्लड की मतलब जो है काउंटिंग देते हैं, तो उसमें मतलब जो है ब्लड की काउंटिंग में क्या इसको बढ़ नहीं जाएगा? जोड़ना है, इसको नहीं यहाँ पे देखना है। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये हीमोग्लोबिन वगैरह ये सब नहीं देखना है, मैं आपको बताऊंगा, है ना, इसका क्या मतलब होता है, सीबीसी का क्या मतलब होता है, हीमोग्लोबिन, इसके बारे में तो अभी पढ़ाना बाकी है, बताएंगे इसके बारे में, यहाँ से नहीं पता चलेगा। गुरुजी इनका नाम क्या है जो अभी बात कर रहे थे? ये अजय कुमार जी, वैद अजय कुमार जी। वैद अजय कुमार जी। चलो ठीक है।
चलिए ठीक है जी, और बताइए। हरिओम दुबे जी, आपका भी हैंड रेज है, तो पूछिए आपका क्या प्रश्न है। सर जैसे आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। सर जैसे कि नॉन हीलिंग बॉन्ड होते हैं जो ऐसे घाव होते हैं जो भरते नहीं है, बिल्कुल जैसे डायबिटीज इस पे मतलब डायबिटीज के लिए होते हैं, जैसे डायबिटीज हो जाती है बिल्कुल तो बिल्कुल उनके बिल्कुल। तो सर ये भी रक्त धातु के दूषित होने से ही होता है? बिल्कुल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे जो आपने बताया ना, यानी कि मान लीजिए कि किसी को डायबिटिक पेशेंट है और इसे कोई ऐसा नॉन हीलिंग वुड हो गया है ना, तो फिर क्या कर सकते हैं। इसको प्रमेह पीड़िका आयुर्वेद में कहा गया है, जो भर नहीं रही है घाव, है ना। तो यहाँ पे रक्त धातु का हमें विशेष रूप से फोकस करना है, ठीक है। रक्त धातु के जो दूषित रक्तज रोग इसे कहेंगे, तो इसमें आते हैं, मैं इसके बारे में कहूँगा जी, ठीक है। बिल्कुल। गुरुजी आपने सर मैं पूछ रही हूँ हाँ सवाल। हाँ, पूछिए पूछिए। सर अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि जैसे कि जो रक्त धातु में जो दोष आता है सर, या क्षय या वृद्धि होती है, तो एक तो पहला कारण रस धातु की विकृति हो सकती है, बिल्कुल। पर आपने बोला कि दूसरा कारण भी होता है, तो दूसरा क्या ऑर्गन्स की प्रॉब्लम होती है या फिर ये क्यों होता है सर? दूसरा कारण, ठीक है, तो क्योंकि जनरली सबकी जिनका लाइफ स्टाइल अच्छा है, खाने पीने का सब ध्यान दे रहे हैं, तो फिर भी अगर उनको रक्त का दोष आ रहा है ठीक तो है, फिर क्या कारण? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका जो है कहना उचित है। तो हम ये भी देख लेते हैं, रक्त धातु का जितने भी दूषित होने कारण है जी, वो जो आपने पित्त का पढ़ा है ना, कि पित्त क्यों दूषित होता है, इसका जो 12 कारण पढ़े हैं, तो आप जो है वीडियो जाइए देखिए। पित्त दूषित होने के 12 कारण, वही कारण है रक्त दूषित होने के। क्यों? क्योंकि पित्त दूषित होता है तो रक्त को भी दूषित कर देता है ना। हाँ। तो तेज वायु आकाश महाभूत जो खाता है ना, तेज महाभूत प्रधान खाता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाता है, तीक्ष्ण चीज़ें खाता है, तो उसका पित्त बिगड़ जाता है, फिर रक्त बिगड़ता है, ठीक है, ये कारण है। और भी इसके ऊपर एक और भी बताएंगे, कोई बात नहीं। रक्तज रोग का कारण आपका कहना है ना, रक्तज रोग का कारण जो है पित्तज है, पित्त है। रक्त रोग का कारण पित्त है जी, विशेष रूप से। हाँ, मतलब पित्त विकृति के वजह से हाँ ही बिल्कुल, ये रक्त धातु की विकृति होगी। हम्म। और सर जो ये स्किन की झाइयाँ होती है, तो ये भी पित्त विकृति की वजह से होती है, जो चेहरे पे झाइयाँ आ जाती है? पित्त विकृति, आप देखिए, दोष भी देखना है, धातु भी देखना है। तो पित्त है कि नहीं है, वो एक तो उसके जन्म प्रकृति के ऊपर निर्भर कर रहा है, और दूसरा क्या है, हमें ये देखना है कि धातु की वृद्धि हुआ है, क्षय हुआ है, फिर हमें चिकित्सा देना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अवश्य है कि रक्त धातु का यहाँ पे कुछ तो हुआ है, गड़बड़ी, दूषित हुआ है रक्त धातु, क्षय हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो इसकी हम चिकित्सा रक्त धातु को ध्यान में रख के करेंगे। रक्त साफ करने वाला, रक्त को शुद्ध करने वाली विशेष औषधियाँ यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे जी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है, रक्त धातु से जुड़ा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके बारे में है और भी टॉपिक रहेगा अपना, तो और भी कोई साथी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसकी चिकित्सा हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, है ना। अभी पहले हम सभी रोगों के बारे में जानेंगे। हाँ जी, वैद्य मंगल जी, क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी मैं ये कह रहा था, ये विसर्प में आता है। अच्छा जो अच्छा, विसर्प रोग झाइयाँ, इसी में आता है। झाइयाँ है, सफेद छोटे छोटे जो होते हैं, पड़ जाते हैं चकत्ते टाइप। चलिए ठीक है, इसमें? झाइयाँ हो गया। झाइयाँ कुछ एक अलग प्रकार के भी होती है, केवल त्वचा का रंग जो है काला पड़ जाता है, ज़्यादातर ऐसे लेकर के फीमेल पेशेंट हाँ, मैं आती ये है। तो यहाँ पे क्या है, रक्त धातु का क्षय भी होता है जी यहाँ पे ना। मतलब क्या है कि ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल क्या है कि कई कारण होते हैं, जैसे क्या है कि रस का क्षय होना, रक्त का क्षय हो जाना, डिप्रेशन में रहना, तनाव में रहना, चिंता में रहना, इसके कारण से क्या है डार्क सर्कल और झाइयाँ वगैरह इस प्रकार से होता है जी, है ना। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो ये सभी कारण होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने रक्त धातु के क्षय और वृद्धि के जितने भी लक्षण हैं या कहीं रोग है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख 5 रोगों के बारे में हमने पढ़ लिया है जी, ठीक है। तो 5 प्रमुख रोग के बारे में पढ़ लिए, और भी इसमें कितने रोग बच गए हैं, 22 प्रमुख रोगों के बारे में और पढ़ने वाले हैं। इसमें सफ़ेद दाग हो गया, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, रक्त प्रदर हो गया, रक्तपित्त हो गया, विसर्प हो गया, कुष्ठ हो गया, है ना। इस प्रकार से सभी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम इसकी चिकित्सा देखने वाले हैं। तो कोई भी नए साथी क्लास में जुड़ना चाहते हैं
तो नए टॉपिक के साथ में जुड़ सकते हैं। अभी रक्त धातु पढ़ रहा है, रक्त धातु की चिकित्सा बतला रहे हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए मैं भी हाँ हाँ जी सर जी। हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा जी प्रश्न ये है कि मैंने तेरा तुसी डायरेक्ट सीटिंग लगोगे ना मेरे नाल ते फिर तानू पूरा समझ लगेगा कि मैं हैगा ना सोराइसिस दा मरीज है ना नाले। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो है चिकित्सा, देखिए आप सही समय पे पधारे हैं, क्लास भी ज्वाइन कर लिया आपने। आपको ठीक होना है, इसके लिए आपको अपने शरीर को समझना है जी। देखिए कितनी खुशी की बात है कि आपके जैसे इतने उम्र दराज जो है व्यक्ति हमारे इस क्लास में जुड़े। मुझे खुशी होता है जी कि रोगी खुद अपने रोग को समझ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि चलो ना हमारे डॉक्टर है ना, हमारे डॉक्टर से नहीं हो रहा है तो हमारे कुछ नहीं है, तो जो भी देखा अच्छा वीडियो देखा, कोई वैद्य पढ़ा रहे हैं, बस वहाँ पे उनको फ़ोन लगा लेना और पूछने लग जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सालों से परेशान हैं, आपको बहुत सारा तकलीफ है, तो इसका मतलब है कि आप अपने शरीर के बारे में नहीं जान रहे हैं और अपने भोजन के बारे में नहीं जान रहे हैं। आपकी आवश्यकता जो है दवाइयों की पहले नहीं है, पहले ज्ञान की आवश्यकता है आपको। हम आपको ठीक कर देंगे, लेकिन आप जो है फिर से बीमार पड़ जाएंगे। तो आपको जो है दवाइयों की ज़्यादा आवश्यकता, मैंने दवाइयों से ज़्यादा आपको ज्ञान की आवश्यकता है। तो हमें खुशी है कि आप भी क्लास में देखिए जुड़े हैं। चरणजीत सिंह पंजाब से जुड़े हैं और इनकी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, पर कोई बात नहीं, मैं समझ लेता हूँ थोड़ी। ठीक है जी। तो अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से सभी को चाहिए जी, सभी को चाहिए कि अपना रोग समझें और अपनी चिकित्सक खुद बने। और आज के बाद जो है हम तो क्या है कि यूट्यूब पे देख करके हमें बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं। आज भी 2-3 लोगों ने संपर्क किया कि हमें ये समस्या है। किसी को कोई ट्रीटमेंट मैं नहीं देता हूँ, ना दवाई भेजता हूँ, ना कुछ बताता हूँ। ज़्यादा उसकी प्रकृति परीक्षण करके हम क्या बता सकते हैं? ना हमें आपको दवाइयाँ भेजनी है ना और वो दवाइयाँ हम क्या बता सकते हैं जो हम कभी यूज ही नहीं किए हों। वो डाबर की, बैद्यनाथ के, धूत पेश्वर के हम दवाइयाँ बता कर भी क्या करेंगे? हमने जब रिजल्ट ही नहीं लिया तो बता के क्यों करेंगे? ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो हम उसी का केवल केस टेकिंग करते हैं जो हमारे क्लास के स्टूडेंट है, ऐसा समझ लिए। यानी कि जो अपने क्लास में आ रहे हैं और अपने रोग और अपने शरीर को समझना है, यानी कि शरीर को जानना है, भोजन को पहचानना है और अपने चिकित्सक स्वयं बनना है जी। ठीक है, कम से कम आगे जो है कुछ समस्या ना हो, इतना तो गारंटी है। ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति यापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।